नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को ख़त्म करने के बाद अब दूसरे चैप्टर पर आए हैं और अब ये जो दूसरा चैप्टर है हमारा, यह भी अब समाप्ति की ओर है। और इस दूसरे चैप्टर का नाम आप सबों को पता है, जो पिछले कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले क्लासेज में आपने पढ़ा था कि मिश्रण से कैसे घटकों को पृथक किया जाता है। जो मिश्रण है, हमारे आसपास में जो पदार्थ मौजूद है वो मिश्रण के रूप में है, और मिश्रण के रूप में जो पदार्थ मौजूद है तो कई बार उनके अवयवों को, उनके घटकों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, अलग करने की आवश्यकता होती है। और उसको पृथक करने के लिए, उसको अलग करने के लिए कई तकनीकें हैं, कई टेक्निक्स हैं, नई नई विधियां हैं जिनका उपयोग करके हम लोग मिश्रण से घटकों को पृथक करते हैं, मतलब शुद्ध पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसा कि सबसे लास्ट में आपने क्रिस्टलीकरण पढ़ा था, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था, और उस वीडियो में आपने सुना था, आपने पढ़ा होगा कि अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना, या फिर अशुद्ध नमूने में से शुद्ध फिटकरी को प्राप्त करना। ये सब कुछ ऐसे नए नए टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध पदार्थ प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो कहीं ना कहीं लोग शुद्धता को खोजता है, शुद्ध चीज को सब जगह पसंद किया जाता है, तो शुद्ध पदार्थों को कैसे प्राप्त करेंगे। उसी से रिलेटेड और उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कहा जाए तो एक मूल आवश्यकता जो हमारी है आज धरती पर, जल। आप जान रहे हैं कि संसार के बृहत हिस्सों में, बड़े हिस्सों में जल पाया जाता है। जो लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि धरती के लगभग 3/4 भाग में, 70, 71, कहीं कहीं तो 75% भागों पर मोटा मोटी एक जो अनुमान है कि जल पाया जाता है। लेकिन इतने अधिक मात्रा में जल रहने के बावजूद जो शुद्ध पेयजल है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी बहुत ही कमी है धरती पर। बहुत कम मात्रा में वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। तो हम लोग आखिर इस बात पर आज भी पूरी दुनिया चिंतित है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसे शुद्ध जल मिले और लोग अपने जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके लिए आज भी हम लोग प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। और हमारे शहरों में, खास करके जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ नदी, तालाब, पोखर, झील के जल को पीने योग्य बनाया जाता है। तो आज हम लोग इसी मुद्दा पर, इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में जल की आपूर्ति नदियों, तालाबों, झीलों से होती है। तो आखिर उस नदी, तालाब और झील का जल तो काफी दूषित होता होगा, फिर उस जल को कैसे पीने योग्य बनाया जाता है। विज्ञान में ऐसी कौन सी टेक्निक्स है, कौन सी तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल करके उस नदी, तालाब, पोखर जैसे जो प्राकृतिक जल भंडार है, उस जल को शुद्ध बनाया जाता है। आज उसी टॉपिक पर आइए चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोगों का हेडिंग लिखा हुआ है, जल घर में जल शुद्धि निकाय। जल घर, घर समझ रहे हैं, एक विशाल यूनिट होता है, एक बड़ा सा प्लांट होता है जहां पर जल शुद्ध करने का सिस्टम होता है। निकाय मतलब सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट हो गया। अंग्रेजी में लिखा गया है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, जहां जल के बारे में कार्य किया जाता है। कई वर्कर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, और वो सब मिल करके जल को शुद्ध करते हैं और फिर देश के एक एक लोगों तक, जो जरूरतमंद लोग हैं, वहां तक जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये समझिए, विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि जो नदी, तालाब, पोखर का जल कल तक दूषित हुआ करता था, उस दूषित जल को भी अब विज्ञान टेक्निक्स के द्वारा, तकनीकों के इस्तेमाल से पीने योग्य शुद्ध जल में बदल देता है। आइए जानते हैं आखिर किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जल घर में। देखिए, लिखा गया है, शहरों में पीने योग्य जल या पेयजल की आपूर्ति जल घर से की जाती है। अब जो बड़े बड़े, जैसे छोटे छोटे जो कस्बाई शहर है या गांव है, तो वहां पर तो हम लोग चापाकल से पानी निकाल करके या मोटर पंप से पानी निकाल करके उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अब तो हमारे गांव घर में भी जो आजकल हर घर नल जल की योजना चलाई जा रही है सरकार की, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। शायद आपके घर के अगल बगल भी पाइप गला होगा, वो पाइपलाइन बिछाया गया होगा, पानी भी पहुंच रहा होगा बहुत लोगों के घर में। तो वो सरकार की एक योजना है, वो सरकारी योजना सरकारी सिस्टम से चलती है, उस पर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी
जो बड़े बड़े महानगर है जहां पर ये भूमिगत जल बहुत अंदर होता है, दुर्लभ होता है, हम लोगों के इलाके में भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो चापाकल से निकालते हैं हम लोग, वो बहुत कम गहराई पर है। 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 45 फीट पर आसानी से मिल जाता है। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ नगर ऐसे हैं जहां 200, 250, 300 फीट गहराई में शुद्ध जल है। उतना अंदर से आप हैंडपंप से उस जल को नहीं निकाल सकते हैं, चापाकल से नहीं निकाल सकते हैं, और इतना नीचे फिर बोरिंग लगाना भी काफी महंगा होता है। इसलिए बड़े बड़े शहरों में क्या किया जाता है, बड़े बड़े नगरों में वहां सरकार के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है। वही बात लिखा गया है कि शहरों में पीने योग्य जल या पेयजल की आपूर्ति जल घर से की जाती है। जल घर में सर्वप्रथम नदी, तालाब, झील इत्यादि जल भंडारों से पंप के द्वारा जल प्राप्त किया जाता है। अब सोचिए कि आप जिस शहर में रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं, वहां कोई भी भूमिगत जल नजदीक में उपलब्ध नहीं है, और किसी नदी तालाब से अगर जल लाया जाता है तो वहां एक विशाल प्लांट, विशाल फैक्ट्री स्थापित की जाती है। तो वो जो फैक्ट्री या फार्म होता है, विशाल प्लांट होता है, वहां पर सर्वप्रथम पहला काम क्या होता है कि पंप के द्वारा, मोटर पंप के द्वारा जो भी आसपास में नदी, तालाब, झील, पोखर होते हैं, जल भंडार, वहां से जल को पंप के द्वारा खींच करके लाया जाता है। वह जल जब आ जाता है उस जल घर में, तब क्या होता है देखिए, इस जल को सर्वप्रथम तलहट टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। सबसे पहले उस जल को, जो नदी तालाब से जल आता है, उसको एक बड़े बड़े टैंक में रखा जाता है। उस टैंक में जब जल रखा जाता है तो नदी तालाब से जो बहुत मोटे मोटे पाइप के द्वारा जल को खींचा जाता होगा, तो नदियों में जो अशुद्धियां रहती होगी, लकड़ी का टुकड़ा हो, घास हो, या फिर कोई जलीय पौधा हो, जलीय जंतु आ गया, मछली आ गई, मेढक खींचा गया उसके साथ साथ, इस तरह से जो कुछ बड़े बड़े टुकड़े या और कुछ अशुद्धियां रहती है, वो सब उस तलहट टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक की जो पेंदी होती है, भारी होने के कारण वो ठोस अशुद्धियां उस पेंदी में बैठ जाती है। वही चीज लिखा गया है, इस जल को सर्वप्रथम तलहट टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। यहां जल में उपस्थित ठोस अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। देखिए यही बात है, हम लोग भी देखे होंगे कभी, अगर आपका चापाकल या हैंडपंप बालू देता होगा चलाने के बाद, तो आप क्या करते हैं कि उस पानी को कुछ देर तक हम लोग शांत छोड़ देते हैं। तो बालू का जो कण होता है वो भारी होता है, और धीरे 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 वह बर्तन के पेंदी में बैठते जाता है। बस वही हाल होता है यहाँ ठोस अशुद्धियों के बारे में। जब उसको हम लोग इस तलहट टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक में छोड़ दिया जाता है कुछ देर तक, तो जल में जो ठोस अशुद्धियां, बड़ी बड़ी अशुद्धियां रहती है, वो ठोस अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। जब नीचे बैठ गई बड़ी बड़ी अशुद्धियां, लेकिन अभी जल शुद्ध नहीं हुआ, अभी उसमें कई स्टेप्स बाकी है। अब देखिए, इसके बाद जल को भार टैंक, लोडिंग टैंक में भेजा जाता है। उसके अगले जो तलहट टैंक था, सेडिमेंटेशन टैंक था, उसके अगले हिस्से में लगा रहता एक और टैंक जिसका नाम है भार टैंक, लोडिंग टैंक। उस लोडिंग टैंक में जब जल जाता है तब फिर क्या होता है देखिए, जहां जल में उपस्थित निलंबित अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। अब निलंबित अशुद्धियों का यहाँ मतलब है बालू का कण होगा, महीन महीन कोई कण होगा, जो निलंबन आप पढ़े थे उसी से जुड़ा हुआ। ये निलंबित अशुद्धियां जो रहती है, उस टैंक में भी पानी को ले जाके छोड़ दिया जाता है, तो वो निलंबित अशुद्धियां धीरे धीरे उस निलंबन टैंक जो होता है उससे लोडिंग टैंक या भार टैंक जो है उसके पेंदी में बैठ जाती है निलंबित अशुद्धियां। इस प्रकार से प्राप्त जल को छानक टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा जाता है। ये जो फिल्ट्रेशन टैंक आप देख रहे हैं, छानक टैंक, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कहा जाए तो। यह फिल्ट्रेशन टैंक, और इस तरह का सिस्टम हम लोग अपने घरों में भी करते हैं। हमने कुछ लोगों को देखा है जिनके यहाँ पानी में, चापाकल के पानी में आयरन होता है, तो लोग क्या करते हैं, कोई डब्बा या बर्तन ले लेते हैं, उसमें कंकड़, पत्थर, बालू दे देते हैं, ऊपर से पानी डाल देते हैं डब्बा में, नीचे एक छेद करके निकाल देते हैं, नल को निकाल देते हैं, और जैसे उस बालू और कंकड़ पत्थर से होकर पानी जाता है, तो उस बालू के परत पर, कंकड़ पत्थर के परत पर, लेयर पर, सरफेस पर जो आयरन या अन्य अशुद्धियां हैं वो चिपक जाती है। उसी तरह का ये टैंक है फिल्ट्रेशन टैंक। दरअसल इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है कि एक बड़ा सा आयताकार टैंक होता है, और उस फिल्ट्रेशन टैंक में सबसे नीचे, निचले सतह पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर डाले रहते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं। फिर उस बड़े बड़े कंकड़ पत्थर का एक लेयर दे दिया, उसके ऊपर जो फिर दूसरी परत होती है उसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, एकदम महीन महीन कंकड़ पत्थर रहते हैं।
और फिर उस महीन कंकड़ पत्थर के ऊपर जो तीसरा लेयर होता है उसमें बालू भरे रहते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा छानक टैंक है, ये जो छानक टैंक फिल्ट्रेशन टैंक है, इस फिल्ट्रेशन टैंक में सबसे नीचे बड़े बड़े कंकड़ होंगे, उसके ऊपर छोटे महीन कंकड़ होंगे और उसके ऊपर बालू के कण एकदम लेयर में परत में वो बिछा रहता है। अब इस टैंक में जैसे जल को लाया जाता है, कहां से लाया जाएगा, तो आप याद कीजिए इस भार टैंक से, लोड टैंक से जैसे जल को लाया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में, इस छानक टैंक में जब जल आता है तो जल में जो आयरन या इस तरह से घुली हुई अशुद्धियां हैं जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है, वो सारी अशुद्धियां उस बालू के कण से चिपक गया, छोटे और बड़े कंकड़ से चिपक गया, ये सारी अशुद्धियां वहां चिपक जाती है। बहुत हद तक हमारा जल शुद्ध हो जाता है। लेकिन अभी भी जल में कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बचे हुए हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो जीव है ये चिपकते नहीं है, ये जल के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तब इसके बाद जल को फाइनली अंत में हम लोग शुद्ध करने के लिए उस छानक टैंक या फिल्ट्रेशन टैंक में देखिए क्या हुआ, इस टैंक के निचले सतह पर मोटे कंकड़, मध्य सतह पर छोटे छोटे कंकड़ तथा ऊपरी सतह पर बारीक बालू भरे रहते हैं। बारीक बालू मतलब बालू के बहुत छोटे छोटे कण भरे रहते हैं। जब इन परतों से होकर जल को प्रवाहित किया जाता है तो अधिकांश सूक्ष्म अशुद्धियां कंकड़ और बालू से चिपक जाते हैं और जल में केवल कुछ सूक्ष्म जीव बच जाते हैं। मतलब अधिकांश अशुद्धियां दूर हो गई, अब केवल कुछ सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे जो कुछ सूक्ष्म जीव है वो बच जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इन्हें नष्ट करने के लिए, जो सूक्ष्मजीव बच जाता है उनको नष्ट करने के लिए अंत में जल को क्लोरीनीकरण टैंक, क्लोरीनेशन टैंक में भेजा जाता है। अब आपने सुना होगा कि जो जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए कई बार रेलवे स्टेशन पर जो नल ये सब होता है या सार्वजनिक जगहों पर जो टंकियों का जल आपके घर में या कभी आप खुला किए होंगे या पिए होंगे, तो एक विशेष प्रकार की गंध आती है उस जल से। गौर कीजिए कि उस जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। क्लोरीन का छोटा छोटा टेबलेट होता है और उस क्लोरीन में विशेषता है कि वो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों को मार देता है, कीटाणुनाशक का गुण होता है क्लोरीन में। तो एक जो हमारा टैंक था फिल्ट्रेशन टैंक, उसमें जो सारी अशुद्धियां चिपक गई, निकल गई, अब जो जल बचा तो वो उस जल को हम लोग क्लोरीनेशन टैंक में डालते हैं और इस क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन जो केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, वो डाला जाता है, जल में मिलाया जाता है। और ये क्लोरीन जैसे उस जल में मिलता है तो जल में उपस्थित जितनी भी अशुद्धियां रहती है, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस टैंक में क्लोरीन रहती है जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से शुद्ध जल प्राप्त होता है। देखिए कितने स्टेप के बाद शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। अब जब शुद्ध जल प्राप्त हो गया, इसको पीने के काम में हम लोग ला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सभी लोग तो वहां से पानी लाएंगे नहीं, तो सरकार के द्वारा जो सिस्टम बनाया जाता है कि पाइपलाइन के द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। जो शुद्ध जल होता है उसको फिर पाइपलाइन बिछा करके, सड़क के बगल बगल पाइपलाइन बिछा करके लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से जल घर में जो जल शुद्धि निकाय है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, वो कार्य करता है और प्रत्येक लोगों को शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल प्राप्त हो जाता है। यही है जल को शुद्ध करने का तरीका, जल को शुद्ध करने का टेक्निक, जिसका उपयोग करके बड़े बड़े महानगरों में जल की आपूर्ति की जाती है। इन सारी बातों को आप समझने के लिए आपके घर में जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है वहां एकदम चित्र के द्वारा खूब बढ़िया ढंग से समझाया गया है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक को खोल लेंगे, वहां डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को देखेंगे और इन सारी बातों को जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि कैसे बड़े बड़े महानगरों में जल घर के द्वारा जल को शुद्ध करके लोगों तक पीने के काम के लिए पहुंचाया जाता है जल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था हम लोगों के लिए। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, देश दुनिया को जान सकते हैं और जल जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारे जीवन के लिए, उसको बचाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो बड़ी सरलता से मिल जाता है, इसलिए इसके महत्व का पता नहीं चलता है, लेकिन बड़े बड़े महानगरों में जहाँ बहुत किल्लत है, दुनिया के कई हिस्से आज जल संकट से परेशान है, उन्हें पूछिए जाकर के, उनसे पता कीजिए कि जल कितना महत्वपूर्ण पदार्थ है धरती के लिए। और इसीलिए तो किसी ने कह भी दिया कि जलस्य जीवनम,
जल को जीवन तक कह दिया गया कि अगर जल नहीं है तो इस जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। इसलिए पढ़ने के साथ साथ हम लोगों के मन में एक संकल्प भी होना चाहिए कि हम सभी जल संरक्षण का संकल्प लें, जल को बचावें, आवश्यकता जितनी आवश्यकता हो न्यूनतम आवश्यकता से ही काम चलाइए, कम से कम जल की खपत कीजिए और आने वाली पीढ़ी के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन को बचा कर रखिए ताकि आने वाले लोगों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे। आप सभी ध्यान से मन से पढ़ें और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।